साथियों नमस्कार। आज फिर काफ़ी दिनों के बाद में आपके बीच में मिलना हुआ। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग खुशी रहें और खेती में परिवर्तन के लिए जिस सूझबूझ की ज़रूरत है उस पर आज मन में एक विचार आया कि विविधता को कैसे हम स्पष्ट रूप से देख सकें। साथियों, विविधता ही प्रकृति में समृद्धि का नियम है, लेकिन अभी हम विविधता के बारे में जितना विचार करते हैं उसमें कई बार ऐसा सोचते हैं कि एक कार्य जो कर रहे थे उसके बदले में कोई दूसरा कार्य स्वीकार लें या एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह को भी ध्यान चला जाए। तो अभी क्या है कि जो कृत्रिमता है वो हमको कार्य के रूप में ही कुछ दिखा पाती है। कार्य से ज़्यादा जब हम समझने की ओर बढ़ते हैं तो प्रकृति के सहअस्तित्व में विविधता का स्वरूप कुछ अलग ढंग से उभरता है। सहअस्तित्व का मतलब है कि व्यवस्था के अर्थ में सभी वस्तुएं साथ साथ हैं, चाहे वो धरती हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो और मनुष्य हो। इन चारों को देखते हैं तो इन चारों के जीने का तरीका, क्रियाएं, इनके अंदर होने वाली क्रियाएं, इनके अंदर होने वाला फल और परिणाम, वो सब अलग अलग है। धरती का अपना आचरण है, पेड़ पौधों का अपना आचरण है, पशु पक्षियों का अपना आचरण है, मनुष्य का अपना आचरण है। मनुष्य यदि अपने आचरण को ठीक ढंग से नहीं समझ पाता है तो वही अभी तक समस्या का कारण रहा, कलेश का कारण रहा। इसलिए खेती में परिवर्तन से पहले हम अपनी मान्यताओं को, अपने विचारों को, अपनी कृत्रिमता को, अपने करने के अभ्यासों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखें और ध्यान दें कि प्रकृति में विविधता का स्वरूप क्या है। तो पता लगता है कि प्रकृति में, धरती में भी भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का एक बहुत बड़ा जखीरा है। रासायनिक संतुलन को देखते हैं तो नाना प्रकार के रसायन, आप सारा भौतिक और रासायनिक विज्ञान में इन चीज़ों को पढ़े भी होंगे और आपने ये समझा भी होगा कि धरती में पदार्थ अवस्था अपनी विविधता के साथ में समृद्ध है। जितने रसायनों की ज़रूरत है उतने रसायन उसमें हैं। भौतिक संरचना के लिए, किसी एक इकाई के लिए कितने आकार की ज़रूरत है, चींटी का आकार कितना होगा, हाथी का आकार कितना होगा, उन सभी चीज़ों के आकार में एक परमाणु से लेकर और मिट्टी के एक एक कण और जो मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु सभी को आप देखते हैं, उसका एक निश्चित आकार आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक सुंदर विविधता है। कहीं स्थान स्थान पर मिट्टी बदल जाएगी, कहीं पानी बदल जाएगा, कहीं की वनस्पतियाँ बदल जाती हैं। तो धरती के सतह के वातावरण में विविधता अपने एक मौलिक सूत्र में और अपने मौलिक वैभव में रहती ही है। ये विविधता खेती में कैसे काम आती है या खेती में इसका क्या भूमिका है, ये समझने का मुद्दा है। दूसरी बात आती है कि इसी धरती की सतह पर जब हम अनेक प्रकार की बीज परंपराओं को देखते हैं तो अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ हमको विविधता में देखने को मिलती हैं और उनके सबके अपने अपने आकार हैं। एक घास का अपना आकार है और वो घास के लिए किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता किस जीव जानवर को है, वो उसके साथ क्या संबंध है। तो यहाँ देखने को मिला कि यहाँ खरगोश के लिए जो घास है वो अलग है और जिराफ के लिए जो घास है वो अलग है। तो सभी आकृतियों के आधार पर भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना का बीज परंपरा में एक संतुलन मिलता है। जीव जानवर भी उनके साथ उसी तरीके से जीते हुए देखने को मिलते हैं। तो धरती अपने आप में एक व्यवस्था और विविधता के साथ, और वनस्पतियाँ भी बीज परंपरा में विविधता के साथ। और इसी प्रकार जो देखने को मिलता है कि वो जिसको हम बोल रहे हैं कि जीव जानवरों के स्तर पर जो एक विविधता है वो भी एक सुंदरता में हमको देखने को मिलती है। चींटी से लेकर हाथी तक, पानी के अंदर रहने वाले जानवर, एक मछली की प्रजातियों को जांचने की कोशिश करेंगे तो क्या विविधता है। तो देखने को ये मिला कि धरती हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, उनमें सारी धरती पर एक सुंदर विविधता है। वो विविधता कहीं ना कहीं साथ साथ है और साथ साथ में वो एक दूसरे की पूरकता में एक दूसरे के लिए पोषण का काम करते हैं। वहाँ कहीं संघर्ष नहीं है, विरोध नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब एक दूसरे के लिए पूरकता में हैं। कोई किसी का भोजन है, उसको मार कर खाता है। हमको अपने विचार में चाहे वो अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ पर हर जीव का अपना आचरण निश्चित है, उनका भोजन निश्चित है, उनका फल परिणाम निश्चित है, उनकी क्रिया की अवधि निश्चित है। तो इस प्रकार विविधता अपने आप में
एक बहुत सुंदर सजी हुई बात है। अब सोचने का विषय क्या है कि मनुष्य का धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षी, इन तीनों के साथ जो भी प्रयास रहा, उसके अंदर जितने भी प्रयास हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए, वो आज इस परिवेश में हम उनको देखना चाहते हैं, तो उसका नाम खेती दिया गया। फार्मिंग के हैं, खेती के हैं, अलग अलग नाम से आप कितनी खेती की बात करें, वो सब खेती तरीकों पर जाकर सिमट जाती है। गाय आधारित खेती, उसके भी विभिन्न तरीके हैं। नक्षत्र आधारित खेती, उसके भी विभिन्न तरीके हैं। वो स्थान स्थान पर बदलेगी, क्योंकि इकोलॉजी जैसे स्थान स्थान पर बदलती है, वो भी बदलेगी। मंत्र आधारित खेती, आपने क्या कल्पना की है, उसमें क्या संकल्पना की है, कि आपकी कामना क्या है, आपके अंदर विचार क्या है, आप कैसा सोचते हैं, आपका प्रयास की गति क्या होगी, तो उस आधार पर भी अपनी अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर विचार के प्रभाव में मनुष्य ने जैसा अभी तक देखा, समझा, सोचा, वो विचार किया और प्रयास किया, उसमें वैसे ही परिणाम आए। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए आज इस परिवेश में हम पर आध्यात्मिक विचारधारा का भी प्रभाव है, विज्ञानवादी विचारधारा का भी प्रभाव है, और नाना प्रकार की और भी विचारधाराएं हैं जिनका भी प्रभाव है, और उनमें भी देखने में बहुत सारी विविधता मिलती है। लेकिन वो विविधता नहीं है, वो भिन्नता है। यहाँ भिन्नता और विविधता दोनों को समझने की ज़रूरत है। भिन्नता में कोई चीज़ें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन वो अलग अलग देखने में कहीं ना कहीं उनमें संघर्ष भी दिखता है, प्रतिक्रियाएं भी दिखती हैं। लेकिन जो प्रकृति की विविधता है, उसमें ना कोई संघर्ष है, ना कोई प्रतिक्रिया है, केवल और केवल पूरकता है। तो पूरकता, उपयोगिता के साथ हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तो धरती में बहुत सुंदर से पता पड़ता है कि मिट्टी पेड़ पौधों का पोषण करती है। एक दाने से अनेक दाने पैदा करने की सामर्थ्य इन दोनों के अस्तित्व में है। फिर ये दोनों मिलकर जीव जंतुओं के लिए भी अपना पूरा अर्पण करते हैं। पूरकता के साथ में सारा एक परिवेश, जिसको पर्यावास बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं, वो प्रदान करते हैं, जिसमें उनके रहने सहने, खाने पीने, प्रजनन करने और उनकी वंश परंपरा को बने रहने की व्यवस्था है। तो ये मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं तो धरती का अपना प्रयास है, पेड़ पौधों का अपना प्रयास है, पशु पक्षियों का अपना प्रयास है, और मानव का भी अपना प्रयास है। लेकिन मानव यदि व्यवस्था को समझता है तो प्रयास सार्थक होता है, और यदि किसी विचार के प्रभाव में कोई भी मनमानी करता है, किसी से तुलना करता है, किसी को बड़ा बोलता है, किसी को छोटा बोलता है, यही समस्या का कारण है। तो खेती में विविधता का मतलब है कि हम जितनी भी उपयोगी चीज़ें हैं, चाहे वो अनाज हैं, दाल हैं, तेल हैं, फल हैं, सब्जी हैं, मसाला हैं, जड़ी बूटी हैं, पशुओं के लिए चारा है, इमारती लकड़ी है, जितनी भी एक परिवार और समाज के लिए उपयोगी आवश्यकताओं के लिए हमको वस्तुओं के उत्पादन करने की ज़रूरत है, उसका हम एक विधिवत उत्पादन कैसे करें। उस विधिवत उत्पादन को करने के लिए हमको ऋतु काल को भी ध्यान में रखना है, दूरी को भी ध्यान में रखना है, हमको उसका समय का प्रबंधन, क्रिया की अवधि का भी ध्यान में रखना है कि पोषण कितने दिन में पूरा होता है, कब से कब तक किसी चीज़ों को लगाया जाए, उसमें श्रम कितना लगेगा, और श्रम के साथ साथ उसमें उसकी जो परंपरा है, जो वहाँ पर स्थानीयता के साथ उसकी बीज परंपरा या पशु पक्षियों की वंश परंपरा जो बनी हुई है पहले से, उसी के साथ हम मिलकर कैसे काम करें। मोटी बात क्या है, इस वीडियो बनाने का मूल बात यह है, अभी तक मानव जाति ने अपनी मनमानी से किसी भी एक फसल, किसी भी एक पशु के द्वारा अधिकतम उत्पादन के बारे में सोचा। साथियों, ये व्यवस्था के साथ जीना नहीं, ये व्यापार विधि से जीना होता है। ये लाभ की कामना से मनुष्य ने धरती के साथ विरोध किया है। मनुष्य का इरादा नहीं था धरती के साथ विरोध करना, लेकिन जब कामना में पैसा आ जाता है, कामना में व्यापार आ जाता है, तो शरीर की आवश्यकताओं को हम अधिग्रहण के रूप में देखते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे पास हो, सबसे पहले मेरे पास हो, सबसे जल्दी मुझे मिले। तो ये जो लाभ की प्रवृत्ति है, इसी के कारण सारी दुनिया में मनुष्य के क्रियाकलाप प्रकृति के विरोध में चले गए। अब हमको देखना क्या है, देखना ये है कि यदि हम खेती का कोई भी विकल्प के बारे में सोचते हैं, वो रासायनिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ना जाने कितने प्रकार के नामों से पूरे देश में एक षड्यंत्र खड़ा हो गया। इससे पार पाने का एकमात्र तरीका ये है कि हम प्रकृति के सिद्धांतों में विविधता को बहुत आसानी से समझें। देश के सामने भी जो जनसंख्या बढ़ने का संकट है कि उत्पादन मात्रा में कैसे बढ़ाया जाए, गुणवत्ता में कैसे बढ़ाया जाए, बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में हमें कहीं जोखिम न झेलना पड़े, तो मैं यहाँ वैज्ञानिकों को भी सहमत करना चाहूँगा। वो इस बात की गहराई से जाँच करें कि जब एक ही खेत में अनेक फसल लगाई जाती हैं
तो उनसे ज़मीन की उर्वरता भी बढ़ती है, पानी की खपत कम होती है, जुताई कम से कम होती है, श्रम का नियोजन रोजगार के रूप में ज़्यादा होता है और उत्पादन गुणात्मक भी ज़्यादा होता है, मात्रा में भी ज़्यादा होता है और विविधता में भी ज़्यादा होता है। तो केवल गेहूँ और धान से पेट भरने की बात नहीं है। बात है कि हम पूरी प्रकृति की व्यवस्था के साथ कितना भोजन का स्वरूप है, पानी की कितनी आवश्यकता है, हवा की कितनी पवित्रता की ज़रूरत है, पर्यावरण के मुद्दे पर भी हम बहुत सुंदरता से जी सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती कहो, जैविक खेती कहो, नाम कुछ भी रखिए आप, लेकिन विवाद में मत फंसिए। प्रकृति के सिद्धांत सभी के लिए एक जैसे हैं। मैं बार बार इन चीज़ों पर जोर लगाता हूँ, फिर भी हम बार बार देख रहे हैं कि लोगों के अंदर प्रतिक्रिया बनी ही रहती है। वो एक प्रकार की नासमझी ही है। समझदारी का परिभाषा यही है कि सूर्य पूर्व से निकलता है तो इसमें हम क्या तर्क करेंगे। धरती पर मौसम बदलता है, इसमें क्या तर्क करेंगे। आप इतना ही तर्क कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में अलग बदलता है, उत्तर प्रदेश में अलग बदलता है, इसलिए तरीके अलग अलग होंगे ही। लेकिन समझने के आधार पर ऋतुकाल दुनिया में परिवर्तनशीलता के साथ में, ताप दाब नमी का संतुलन के साथ में, वर्षामान तापमान और ऋतुमान के साथ में होगा, वो क्षेत्रीयता के साथ नहीं होगा। हमने जो इकोलॉजी बनाई है या हमने इकोलॉजिकल जो जोन बनाए वो हमारी मानसिकता रही होगी, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में सुंदरता से जो चीज़ें सजी हुई हैं उनको हमें समझने की ज़रूरत है। तो विविधता में देश को ना तो उत्पादन कम होने की शंका है, ना रासायनिक खादों के प्रयोग करने की ज़रूरत है। धरती में बायोमास जैसे ही गिरते रहते हैं वही अवशेष समृद्धि का कारक बन जाते हैं। ज़मीन को ना अलग से खाद देने की ज़रूरत है, ना गोबर में कोई गुड़ घोलने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको पिछले 10 साल से जांच कर देख रहा हूँ और इसी विषय पर मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि मनुष्य के प्रयास में यदि उसके पास में गोबर की खाद है तो ज़मीन में डाल सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। कचरे की खाद है डाल सकता है, लेकिन कचरे की खाद, गोबर की खाद बनाना खेती के लिए कोई आवश्यक है या बार बार जीवाणु खाद बनाना कोई आवश्यक है, ये नहीं है। जब तक प्रकृति की विविधता अपने आकार में नहीं आती है तब तक हमको ये प्रयास करने की ज़रूरत है। हम खाद भी बना सकते हैं, दवाई भी बना सकते हैं। तो प्रारंभिक चरण में हमको प्रकृति का जो क्षरण हुआ है, हमने उर्वरता को जो कमज़ोर किया है, उसको पूरा करने के लिए उसके विज्ञान के साथ में, उसकी व्यवस्था के साथ में हम जीना प्रारंभ करें। और उस समय छोटी मोटी लागत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 2, 4, 5 वर्ष के बाद में जैसे ही ज़मीन अपने आकार में सजने लगती है, ज़मीन का सुविधा संसार अपने में काम करने लगता है। अब हम केवल केंचुए की बात करते हैं, केंचुए के बारे में बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर देखेंगे तो अकेला केंचुआ थोड़ी काम करता है। ज़मीन के अंदर पसीने से पैदा होने वाले बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से लेकर कीड़े मकोड़ों का एक पूरा तंत्र है जो मिलकर ज़मीन की संरचना को पोषित करते हैं, उसके भौतिक आकार को भी और उसकी रासायनिक संरचना को भी। रसों का संतुलन होगा तो जीवाणु सक्रिय होगा, रसों का संतुलन होगा तो जो ज़मीन के ऊपर फसलों के अवशेष गिरते हैं वो पचेंगे, वो पचते हैं तो साथियों वो पचकर ही खाद बदल जाते हैं। तो ना खाद बनाने की ज़रूरत है, इसमें कोई मैं अतिवाद की भाषा नहीं बोल रहा हूँ। हमको तकलीफ़ कब होती है, जब हम कन्वर्जेंस के समय में रहते हैं। अभी तक हम एलोपैथी दवाई का सेवन कर रहे थे, अब हम आयुर्वेद में जाना चाहते हैं, तो दोनों का सिद्धांत अलग अलग है। हम रासायनिक खेती कर रहे थे, अब हम जैविक खेती की ओर जाना चाहते हैं, तो उसका सिद्धांत अलग है। जैविक खेती जीवाणु आधारित प्रक्रिया है, जो प्रकृति की व्यवस्था को समझकर ही जीवाणु की सक्रियता को हम समझ पाएंगे। खेत में कार्बन ठीक नहीं होगा तो जीवाणु कैसे होंगे, कार्बन भी समृद्ध नहीं होगा तो जीवाणु सक्रिय नहीं होंगे, सक्रिय होंगे तो किसी मात्रा में ज़्यादा होंगे, किसी मात्रा में कम होंगे। पता लगा नाइट्रोजन का बैक्टीरिया खूब है तो पोटास का नहीं है, फास्फोरस का नहीं है। तो ये सभी बैक्टीरिया अपने आप फॉर्मेशन में कैसे ज़मीन के अंदर रहते हैं, ये बीज सूत्र और मिट्टी का सहअस्तित्व है। जब भी कोई बीज मिट्टी में जाता है, खरपतवार उगते ही रहते हैं। हम अनेक प्रकार की फसलों को लगाएंगे ही, तो उन्हीं की जड़ों से जो रस निःसृत होते हैं, उन्हीं के द्वारा बहुत सारे बैक्टीरिया ज़मीन में पैदा होते हैं और वो ज़मीन के अंदर पड़े हुए उसी खनिज को, जो खनिज पौधों के लिए आवश्यक है, उसको स्थिति से गति में ट्रांसफ़र करते हैं। ये छोटा सा विज्ञान है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जितना देखा और अब खेत को देखकर बार बार जो खुशी होती है, वो खुशी आपको बांटने का मन करता है। साथियों, ना मैं कोई दार्शनिक हूँ ना वैज्ञानिक हूँ, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था को समझकर जीने का जो भी प्रयास किया, उसमें जो भी प्रतिफल निकल कर आया, जो भी उसमें उम्मीदें जगी, जो भी खुशहाली की बात सामने आई, उसको आपके साथ शेयर करते हैं। इस वीडियो बनाने का भी आज अर्थ यही था कि यदि हम विविधता को विविधता के रूप में देखेंगे
तो वो स्थानीयता के साथ कैसे जुड़ती है, वो खेत के साथ कैसे जुड़ती है, एक खेत में अनेक फसल कैसे लगाई जाती हैं, उनका आकार घनत्व में कैसे ऊपर तक जाता है, इकोलॉजी कैसे समृद्ध होती है, धरती का बढ़ते हुए तापमान में वो कितना सहयोगी है, हमारे पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसमें उसका क्या सहयोग है, और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सम्मानजनक तरीके से खेती का एक प्रारूप उभारें जिसमें सम्मानजनक पैसा भी हो, जिसमें इज्जत भी हो और जिसमें धरती के वातावरण को समृद्ध करने की एक व्यवस्था भी हो। इन सभी बातों पर विचार करते हुए आज आपके सामने ये वीडियो हमने प्रस्तुत किया। हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं और मैं इस कृतज्ञ भाव के साथ में कहूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें, इस पर विचार करें और आगे बढ़ने का साथ साथ प्रयास हम कैसे करें। एक गांव में भी यदि एक कृषि प्रबोधक खड़ा होता है, एक गांव में यदि एक आदमी अपने मॉडल के साथ खड़ा होता है तो वो तन मन धन से अपने गांव के लिए और स्वयं के लिए भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसी जिज्ञासा के साथ ये वीडियो आपको प्रस्तुत किया गया। आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम।